कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन होता है कंट्रोल चार्ट का, वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो वेरिएबल और दूसरा एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वेरिएबल को हम समझने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक्स बार चार्ट और आर चार्ट बनाते हैं। ठीक है, और जबकि अगर एट्रीब्यूट्स को हमें समझना होता है, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी है, तो हम पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि एक्स बार चार्ट को समझने जा रहे हैं कि कैसे एक्स बार चार्ट को बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल लाइन क्या होता है, सीएल क्या होता है, एक्स डबल बार। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मीन जो है सैंपल मीन का निकालते हैं। अब क्या है कि सैंपल मीन जो है उसमें एन साइज होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वालिटी मेजरमेंट्स। तो क्वालिटी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं x1 से लेकर के xn तक का, x1 x2 x3 सो ऑन xn तक का। ठीक, कुछ इस तरह से लिए जाते हैं क्वालिटी मेजरमेंट्स। ठीक, ऐसे x1 x2 x3 सो ऑन xn तक का। अब अगर हम इनका एवरेज लेना तो एवरेज कैसे लिया जाता है, जैसे कि x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 सो ऑन xn अपॉन n। ठीक है, इस तरह से इसका एवरेज आता है, इसको बोलते हैं सैंपल मीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो सैंपल मीन है इनका फिर से मीन निकालना है। तो मीन ऑफ सैंपल मीन क्या हो जाएगा कि हम इन्हीं x1 बार x2 बार सो ऑन xn बार को हम जोड़ दें, ऐड कर दें और n से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा x डबल बार निकल आएगा। ठीक है, जो x डबल बार होता है ये हमारा जो है वो सेंट्रल लाइन होता है, जिसको हम लोग CL भी बोलते हैं। ठीक, और इसी तरह से एक होता है यूसीएल होता है अपर सेंट्रल लाइन और LCL होता है लोअर सेंट्रल लाइन। ठीक है, एक बात बड़ी ध्यान देने की है कि जैसे अगर टॉलरेंस लिमिट नहीं दी जाएगी तब आप ये काम करेंगे कि एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए टॉलरेंस लिमिट दी हुई है तो जो म्यू होता है वही आपका सेंट्रल लाइन CL की वैल्यू हो जाती है। तो जो यूसीएल है अपर सेंट्रल लाइन, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक्स बार की जगह हम म्यू भी लिख सकते हैं, और आपका जो A2 और R बार है या तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या कि ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक टेबल से करते हैं और एक हम खुद से करते हैं। कि आगे हम इसके लिए भी देखेंगे कि आर बार कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल लिमिट्स आर चार्ट के लिए लिखा है हमने। ठीक है, तो इसका सेंट्रल लाइन कैसे लिखते हैं, सेंट्रल लाइन इसका आर बार से लिखा जाता है। ठीक है, और जो अपर सेंट्रल लाइन है यूसीएल को लिखते हैं D4 आर बार से। इसी तरह से LCL को लिखते हैं D3 आर बार से। ठीक है, जो सैंपल रेंज होता है वो होता है मेजरमेंट्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसमें से अगर मिनिमम को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो है आपका सैंपल रेंज निकल आता है। ठीक, अगर उसी तरह से हमको मीन ऑफ सैंपल रेंज निकालना हो आर बार, तो हम कैसे निकालते हैं, उसको लिखते हैं R1 प्लस R2 से लेकर के Rn और n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सारे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल चार्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। आपके सैंपल दिए हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक का। ठीक, इस तरह से मीन एक्स बार दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, कुछ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स दी हुई हैं 200 ± 5 10 सैंपल्स के लिए जिनका साइज है आपका 5। ठीक है, और ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपकी दी हुई हैं क्वेश्चन में ही। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन में दी रहेंगी या हमें इसके लिए एक टेबल दी जाएगी, उस टेबल से देख करके हम इन वैल्यूज़ को लिख देंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ इस तरह का जो है एक्स चार्ट और आर चार्ट बनाना है, जो कि हमने पहले से बना रखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक, अब इसे बनाना कैसे है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी एक्स बार चार्ट के लिए। कंट्रोल लिमिट्स के लिए हमें CL, UCL और LCL निकालना पड़ता है। CL होता है सेंट्रल लाइन, UCL होता है अपर सेंट्रल लाइन, LCL होता है लोअर सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो देखिए जो UCL है उसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 R बार। ठीक, इसको म्यू प्लस A2 R बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको R बार चाहिए होगा। R बार क्या होता है, R बार होता है कि आप रेंज के वैल्यूज़ को ऐड कर दें, ठीक है ना, और 10 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे सैंपल का जो नंबर है वो 10 दिया हुआ है, एवरेजिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मीन ऑफ सैंपल रेंज R बार को। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46। तो 46 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 4.6। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, मीन ऑफ सैंपल रेंज निकाल दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन लिमिट दी हुई है ये 200 ± 5 दी है। इसका मतलब है कि 200 से जो सेंट्रल लाइन होगी वो 200 हो जाएगी। ठीक है, कि 200 से 5 ज़्यादा हो सकता है या 5 कम हो सकता है। तो हम म्यू को जो है कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे 200। ठीक है, अगर ये दिया रहता है 200
टॉलरेंस दिया रहता है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन से लिख लेते हैं, अदरवाइज हम इसे फाइंड भी कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे कि हम x डबल बार निकाल देंगे। वो कैसे आएगा कि हम x बार की वैल्यूज़ को ऐड कर दें और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दें। यहाँ पे जैसे कि x बार ये दिया हुआ है 201 प्लस 198 करके सब ऐड कर देंगे 201 तक का और 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका टॉलरेंस म्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू को हम 200 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने 200 लिख दिया, ठीक। इसी तरह से A2 की वैल्यू 0.58 है तो 0.58 लिख दिया, ठीक है। और R क्या है हमारा 4.6 है तो हमने 4.6 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, ये हमारा आ गया 202.668, ठीक है। ये UCL की वैल्यू हो गई 202.668 और LCL की वैल्यू इसी तरह से यहाँ पर जब ये हम साइन निगेटिव लगा देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा LCL निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जितने भी पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट को x बार चार्ट पर पुट कर देना। तो हमने इस तरह से पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे मीट कराते चले जाएंगे, ठीक है। हमने पहले से मीट करा रखा है, ये पॉइंट पहले बनाएंगे फिर उसके बाद इनको मीट करा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से मीट करा देंगे तो ये ऐसे कुछ इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये UCL है आपका, ठीक, ये CL है और ये LCL है। तो जो UCL और आपका LCL है उसे हमने क्या किया है कि ग्रीन लाइन से दिखा रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका UCL और LCL है 5, 6 और 8 पॉइंट ये इन लाइंस के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये जो ग्रीन लाइन हमने बना रखी है UCL और LCL की, ये जो पॉइंट नंबर 5, 6 और 8 है ये इन लाइंस के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि फॉर x बार चार्ट द प्रोसेस इज नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, की जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पॉइंट है आपका 5, 6, 8 वो इसके अंदर नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट इसी के अंदर आ जाते तो क्या होता है कि ये प्रोसेस कंट्रोल में होती। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि R चार्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो R चार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम CL निकालेंगे। CL का फॉर्मूला R बार होता है, R बार हमने पहले से निकाल रखा है। R बार का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ सैंपल रेंज, ठीक है। तो वो कितना आया था 4.6, उसको हमने रख दिया है। UCL क्या होता है? D4 R बार, ठीक है। LCL क्या होता है? D3 R बार। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को रख दिया, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक। और ये हमने UCL और LCL निकाल लिया। इस तरह से हमने फिर से अगेन जो है एक चार्ट ड्रॉ किया है, ठीक। तो LCL क्या है आपका 0 है, तो 0 पे ही जो है 0 को हमने x एक्सिस पे दिखाया था, इसी को हमने तो हल्का सा रेड डॉट से दिखा दिया और यहाँ पर भी 9 पॉइंट समथिंग को हमने रेड डॉटेड लाइन से शो कर दिया है, ठीक है। ये आपका CL जा रहा है 4.6, ठीक है। अब आप जब इन पॉइंट्स को यहाँ पर बनाएंगे 507 तो कुछ इस तरह से पॉइंट हमारे बन जाएंगे। और इससे हमें क्या करना है, इसे हमें अगेन फिर से जो है यहाँ पर मिला देना है, इनको ऐसे से मिलाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी मिला रखे हैं, आप इसको मिलाएंगे और मिलाकर देखेंगे तो कुछ इसी तरह का डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो UCL और LCL है सारे के सारे पॉइंट इसी के अंदर लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है वो यहाँ पर अंडर कंट्रोल हो रही है, ठीक है। इन पॉइंट्स के लिए अंडर कंट्रोल हो रही है, ठीक। तो क्यों हो रही है? वाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स लाइज इनसाइड द UCL एंड LCL, कि सारे के सारे पॉइंट अंदर पड़ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो चार्ट को जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के समझाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि हमारे पास 2 वैक्सीन है, ठीक। एक है आपका कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। मान लीजिए कोविशील्ड जो है उसका रेंज है 700 to 900 और जो आपकी कोवैक्सीन है, ठीक है, उसका रेंज है 1200 to 500। अब मान लीजिए कि जो R है ये आपका दिखा रहा है कि इफेक्टिवनेस दिखा रहा है। मान लीजिए कि जो इफेक्टिवनेस है वो दोनों मेडिसिन की सेम है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कॉस्ट जो है वो एक की ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ पॉइंट आपके आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे। जो कॉस्टली पड़ेगी वो मेडिसिन जो है लोग कम प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव दोनों हैं, ठीक है। तो क्या है कि आप उसी मेडिसिन को परचेस करेंगे जो कॉस्टली कम हो। तो इसी तरह से हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि एक वेरिएबल हमारा जो है वो अंडर कंट्रोल है तो दूसरा है कि नहीं है। अगर दोनों अंडर कंट्रोल हैं तो क्या है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बहुत अच्छी हमने इंस्पेक्शन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमको उस प्रोडक्ट। ये एक एक्स बार चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मीन एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने वीडियो से भी आपको समझा दिया है और मैं इसको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे कि आपने मीन और रेंज देखा कि ये है, तो मीन के लिए आपने पहले ये एक्स बार चार्ट बना लिया, इधर आपने सैंपल नंबर लिखे हुए और इधर आपने एक्स बार लिख दिया है, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आपने इन पॉइंट्स को बनाया तो ये पॉइंट आपके जो ग्रीन लाइन है यूसीएल की लाइन, ये इसके ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो आपने एलसीएल की लाइन बनाई है ग्रीन से, ठीक है, तो ये पॉइंट इसके नीचे जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल एरिया है, ठीक है। तो ये आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो अपर सेंट्रल लाइन है और लोअर सेंट्रल लाइन है, पॉइंट्स आपके आउटसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एक्स बार चार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बार चार्ट जो है वो दिखा रहा है कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक। इसी तरह से आपने इसका आर चार्ट भी बना रखा है। आप देख सकते हैं बढ़िया से कि ये जो आर की वैल्यू दी है, रेंज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसके लिए आपने अपर सेंट्रल लाइन बनाई है, ठीक, और आपने यहाँ पर एक लोअर सेंट्रल लाइन बनाई है, ठीक। और आप ये देख रहे हैं कि अगर ये सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हो रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर जो है वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। अपर सेंट्रल लाइन और लोअर सेंट्रल लाइन के अंदर आ रहे हैं। जब ये अंदर आ जाएंगे, ठीक, तो क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल होगा। किसके लिए? आर चार्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमने एक्स बार चार्ट बनाया था, ठीक है, उस एक्स बार चार्ट को हमने एक्सेल पे बना रखा है जिससे आप और अच्छे से इसे समझ सके, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं जब ये पॉइंट जो है हमारे जो यूसीएल की लाइन है, ठीक है, ये इसके बाहर दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो एलसीएल की लाइन है ये पॉइंट इसके बाहर दिख रहा है। तो ये क्या है कि अंडर कंट्रोल नहीं है। इसका हमने 3D डायग्राम बनाया। 3D डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये पॉइंट बाहर पड़ रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से बाहर पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स बार चार्ट जो है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब हम क्या है कि हम इसके आर चार्ट के लिए पढ़ते हैं कि आर चार्ट के साथ कैसा क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आर चार्ट है, ठीक है, आर चार्ट में एक्सेल पे बना हुआ जो डायग्राम है वो क्या बता रहा है कि ये पूरी तरह से यूसीएल और एलसीएल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि आर चार्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए अंडर कंट्रोल है, ठीक है। बढ़िया से आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? वो बढ़िया आया होगा, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज और, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वैल्यू कैसे दी रहेगी और टेबल से कैसे देखना रहेगा। तो मैंने उसको यहाँ पर जो है आपके सामने एक टेबल लगा दिया है इन कॉन्स्टेंट्स का, जो A2, D4, D3 इन सब की वैल्यू जो है आप आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे आपको रखनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि आपकी जो वैल्यूज हैं ये इस तरह से लिखी हुई है कि n=5 के लिए A2 0.58, D4 2.11 और D3 0, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे देखना है आपको इसे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर जो है ये देखिए ये 5 लिखा है, सैंपल साइज 5 क्या आपका सैंपल साइज है, ठीक है। यहाँ पढ़ सकते हैं आप सैंपल साइज लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है कि जो A2 है, ठीक है, तो A2 क्या है कि A2 की वैल्यू ये ऐसे देखिए इस तरह से दिख रही है 0.577, इसी को हम कह सकते हैं कि 0.58, ठीक है। और ये D3 D4 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 0, ठीक है, और ये दी हुई है 2.11 करके समथिंग, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं किस तरह से आपने A2 D3 D4 की वैल्यू निकाली है टेबल की सहायता से, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी तो आप पहले तो टेबल मांगेंगे एग्जामिनर से, वो टेबल आपको अवेलेबल कराएंगे और आप इसकी वैल्यू वहां से लिख लेंगे और आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए हम एक प्रॉब्लम जो है एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बार क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक्स बार की आपको वैल्यूज दी हुई थी, तो आपने क्या किया था कि उसका टॉलरेंस लिमिट देखा था और कुछ इस तरह से चीजें की थी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपको जो है समेशन दे दिया गया, बहुत ही आसान है, देखिए बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको मीन जो है उनका समेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और जो रेंज है उनका भी समेशन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह से समेशन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक। और ये आपसे कह रहा है कि अगर सब ग्रुप्स जो है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 20 हो, यानी कि स्मॉल n 20 हो, और ये वैल्यूज आपको टेबल से दी हुई है, ठीक। तो आपको जो है ये कुछ चीजें बतानी है, प्रोसेस कैपेबिलिटी और कंट्रोल लिमिट्स बतानी है एक्स बार और आर चार्ट के लिए, ठीक है। बहुत आसान है क्योंकि आपने एक्स बार और आर चार्ट के फॉर्मूले सीख लेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करना है उसको,
ठीक, कि जैसे सीएल होता क्या है भाई, सीएल होता है आपका एक्स डबल बार। तो एक्स डबल बार आप कैसे फाइंड करते हैं, याद करिए एक्स डबल बार कैसे होता है कि सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स बार देखिए कहाँ पर है आपका, सिग्मा एक्स बार कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए सिग्मा एक्स बार, ठीक है। और अगर आप एन की बात करें तो एन क्या है आपका 20, ठीक है। तो जब जैसे ही आप इसमें 20 से डिवाइड करेंगे आपका क्या हो जाएगा, तुरंत जो है वो एक्स बार का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17.875, ठीक है। और उसी तरह से आप क्या कर लेंगे कि आर बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर बार कैसे होगा कि आप समेशन आर लिख दीजिए, समेशन आर की वैल्यू कितनी है बोलिए, समेशन आर की वैल्यू कितनी है, हाँ 9.9, ठीक है। और उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये जो है 0.495 टाइप कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि यूसीएल निकालना है। यूसीएल आपका क्या है, यूसीएल है आपका फॉर्मूला एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार, ठीक। तो यहाँ पर आप जो है मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये वैल्यू आप इसकी रख देंगे, ठीक। इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे एक्स डबल बार की, ठीक है। और इसी तरह से आप A2 और आर बार की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आसानी के साथ जो है 17.9641 जो है वो आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप एलसीएल निकाल लेंगे तो एलसीएल भी आपका ये 17.7859 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे आपने आर बार निकाल रखा है, ठीक है। आर बार क्या आया था 0.495, तो D4 इसमें दिया हुआ है, D4 कितना दिया है 1.59। जैसे D4 और आर बार का आप मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत आपको ये जो वैल्यू है ये भी मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए एलसीएल आपको फाइंड करना, तो अब एलसीएल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एलसीएल आपको पता है कि वो कैसे होता है D3 आर बार, ठीक। ये D3 आर बार के थ्रू आप इसको आसानी से कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए इसी तरह से क्या है कि आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालना है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है आर बार अपॉन D2, और ये इस तरह से जो है आप करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है हम जैसा कि हमें पता है कि एट्रीब्यूट्स को अगर हमें सॉल्व करना तो हमें पी चार्ट की जरूरत होती है। तो पी चार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पी बार को सॉल्व करते हैं। पी बार क्या होता है, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है। तो देखिए अगर हम कहीं पर भी कोई इंस्पेक्शन करें और ये जान जाएं कि कितने डिफेक्टिव्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स फाउंड इन एनी इंस्पेक्शन, एंड इफ वी डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्चुअली इंस्पेक्टेड, ठीक है। तो जितने भी हमने डिफेक्टिव निकाले किसी इंस्पेक्शन में और टोटल जितनों का हमने इंस्पेक्शन किया, अगर उनको डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो है वो पी बार निकल आता है, ठीक है। पी बार को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है। एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, पी बार इज कॉल्ड एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो पी बार है ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है, ठीक। और इसी तरह से अगर हमें यूसीएल निकालना हो तो यूसीएल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखिए पी बार हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो यूसीएल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पी के लिए। देखिए जो पी चार्ट है वो क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है क्या, रूट एन पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रूट एन पी क्यू को अगर एन से डिवाइड कर दें तो देखिए क्यू जो है, क्यू को हम लोग ऐसे लिख दें, देखिए पी को हम लोग क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम पी बार लिख दें, और जो क्यू है, क्यू को हम क्योंकि 1 माइनस पी लिखते हैं तो वैसे ही 1 माइनस पी बार लिख देंगे, ठीक। और इसको हम पूरे को 1 अपॉन एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो देखिए जो यूसीएल होता है, यूसीएल कुछ और नहीं, सिंपल सा पी बार प्लस 3 सिग्मा पी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी होता है, और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी को लिख रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको बस यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा यूसीएल का फॉर्मूला हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइन को चेंज कर दें, देखिए यूसीएल का फॉर्मूला पॉजिटिव है, अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, नेगेटिव कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एलसीएल क्या होता है हमारा, एलसीएल होता है लोअर सेंट्रल लाइन, ठीक। जैसा कि हमने एक्स बार और आर चार्ट में भी किया, वही सेम काम हमको यहाँ पर भी करना होता है, ठीक है।
देखिए अब हम एनपी चार्ट की बात कर रहे हैं। एनपी चार्ट में क्या है कि जो सैंपल साइज दिए हुए हैं वो अगर टोटल काउंटिंग n दे दी जाए, ठीक है, तो वहां पर जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है उसको हम इस तरह से निकालते हैं कि सिग्मा एनपी अपॉन सिग्मा एन करके निकालते हैं। तो अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो बस थोड़ा सा फर्क होता है कि अभी जब हम पी चार्ट की बात कर रहे थे तो हमने n से मल्टीप्लाई नहीं किया होता, अब इस बार हम क्या होता है कि n से मल्टीप्लाई भी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका CL जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे NP बार लिखा गया है, ठीक है। पहले हमने पी चार्ट में P बार लिखा था, लेकिन अब हम NP बार लिख रहे हैं। और उसी तरह से जो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो n मल्टीप्लाइड बाई होता है आपका, यहाँ पर आप जैसा दिख रहे होंगे कि जो NP चार्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो n टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मल्टीप्लाइड पी चार्ट, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो बस सिंपल सा क्या करना है कि अब आपको 3 टाइम जो है ये लिख देना है और यहाँ पे LCL में 3 टाइम ये लिख देना है, और दोनों में एक में पॉजिटिव साइन रहेगा, एक में नेगेटिव साइन रहेगा। तो इस तरह से ये UCL और LCL के फॉर्मूले बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे एक ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दी हुई है जिसमें 1000 ब्लेड्स को एग्जामिन किया जाता है डेली, ठीक है। आपको NP चार्ट ड्रॉ करना है और क्या है बताना है कि प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि डेट 1 में क्या है कि जो डिफेक्टिव ब्लेड्स हैं उनकी काउंटिंग कितनी है, 9 है। डेट 2 में 10 है, इसी तरह से 16 है 15 में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा। देखिए हमने यहाँ पर क्या है कि वैल्यू से कैलकुलेट कर लिया है, समझ लेते हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, ये आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स दिया है, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा डिफेक्टिव का। तो हमें यही करना ही होता है, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव के लिए हमें डिफेक्टिव को जोड़ देना होता है, तो हमने जोड़ दिया है, ठीक है, और वो निकल आया हमारा। अब देखिए आपके पास पर डे जो है 1000 ब्लेड एग्जामिन होते हैं और कितने दिन हुए हैं, 15 डेज। तो टोटल n कितना हो जाएगा, टोटल सैंपल कितने दिए गए हैं, 1000 इंटू 15, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 0.011, ये आ गया एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव। अब CL क्या होता है, CL आपको पता है कि वो NP बार होता है। तो आपने क्या किया, 1000 से एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 आ गया, ठीक है। इस तरह से 11 हो गया आपका, ठीक। अब देखिए आपको UCL का फॉर्मूला पता है कि ये होता है NP बार प्लस समथिंग दिस, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि NP बार की वैल्यू लिख दीजिए, ठीक। NP बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। कि NP बार की वैल्यू अभी हमने 11 निकाली थी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 11, ठीक, और प्लस में लिख देंगे हम कितना 3 टाइम, ठीक है। रूट में क्या लिख देंगे, देखिए NP बार हमें पता है तो हम 11 लिख देंगे और क्या कर देंगे इंटू 1 माइनस P बार। P बार कितना है आपका, अभी हमने निकाला था 0.011, ठीक है, 0.011। तो ये आपका इस तरह से जो है इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 20.894, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम माइनस का साइन कर दें तो क्या हो जाएगा कि हमें LCL पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि UCL और LCL को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये हमारे लिए, हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम आपका जो है NP चार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जब NP चार्ट की हम बात करेंगे तो क्या है कि जैसे हमने 3D डायग्राम बनाया है, ठीक है। 3D डायग्राम में हम इस तरह से पॉइंट्स को 9, 10, 12 इन सबको जो है, एक एग्जाम में हमारे पास कोई एक्सेल नहीं हुआ है तो हमने आपको समझ में आया अच्छे से इसलिए बना दिया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स जब भी हम प्लॉट करेंगे तो हम डिवाइड नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे NP चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम डायग्राम में भी फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर P चार्ट की बात हो रही होती तो हम क्या करते हैं कि उसमें डिवाइड दे करके, यानी कि इंडिविजुअली हम P की वैल्यूज को, डिफेक्टिव को हम डिवाइड देते जाते सैंपल साइज से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 9, 10, 12 सबको प्लॉट कर देंगे, ठीक है, और देख लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है और जो पर्पल लाइन है ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके बीच में ही लाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो पॉइंट्स हैं, जो नीला वाला आपका है, ठीक है ना, ये नीली लाइन जो है ये पूरी तरह से अंदर ही आ रही है, ठीक। तो ये क्या है कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं अंडर कंट्रोल, ठीक है। रिजल्ट लिखेंगे ऑल द पॉइंट्स लाइज in UCL and LCL, therefore the statistical process is under
कंट्रोल। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक ड्रिल मशीन दी हुई है। ठीक है, और उसका मीन डायमीटर कितना है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसमें हमें 2 सिग्मा और 3 सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिग्मा दे दिया गया है और ये एक डबल बार दे दिया गया है। यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है 4 का। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने क्या है कि फॉर्मूले लिख रखे हैं और उनमें पुट किया हुआ है। आप जरा समझिए कैसे पुट किया जाएगा। ये चीज़ हमारी गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस इसको पुट कर दीजिए। ठीक, अगेन सिग्मा को पुट कर दीजिए, यहाँ से एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो यूसीएल है ये निकल आएगा। देखिए पहले हमने 3 सिग्मा को सॉल्व किया क्योंकि ये थोड़ा सा एनपी चार्ट के फॉर्मूले की तरह ही मिलता जुलता है। एनपी चार्ट का फॉर्मूला आप जैसे ही देखेंगे समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्यों जो है इसको पहले लिखा है। ठीक है, तो इसको हमने पहले कर दिया है और इसे पहले कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन कर लेंगे, तो ये हमारा जो है एलसीएम सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब क्या करना है कि भाई अगर 2 सिग्मा निकालना है तो 2 सिग्मा के लिए क्या कर दें हम, 3 की जगह 2 लिख दें। ठीक है, ऐसे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पर ये आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो सर्टेन लोकोमोटिव पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको पी चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए पी चार्ट जब भी कंस्ट्रक्ट करना होगा तो आप पहले तो जो डिफेक्टिव्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किया गया 220 आया और आप जो सैंपल के साइज हैं यानी कि 200 का ईच सैंपल है, 12 दिए हुए हैं, टोटल करने पर 2400 आ जाएगा। तो आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स भी निकाल लेंगे वो 2400 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव। ठीक है, तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या होता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है आपका पी बार अपॉन पी बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, तो पी बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी बार निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि आप पी बार ऐसे निकाल सकते हो। आपने पी बार लिखा सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक, तो आप क्या करोगे, सिग्मा डी अपॉन कैपिटल एन यानी कि टोटल सैंपल। अब ये तो कहते हैं ना फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अपॉन टोटल सैंपल्स। ठीक, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे कि यहाँ पे 220 को 2400 डिवाइड कर दोगे। अच्छा एक चीज और है कि आपको पी चार्ट भी बनाओगे तो आपको इंडिविजुअली जो है डिफेक्टिव्स को भी सैंपल साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हर एक सैंपल कितने का, 200 का है, तो आप जैसे 22 को 200 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.11। क्योंकि हमको चार्ट बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम डिवाइड दे करके भी रख लेंगे। अब देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये जब हमने 220 को 2400 से डिवाइड दिया तो हमारा कितना आ गया, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है 0.0917। ठीक है, तो ये डिवाइड दे करके निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए आपको पता है कि पी बार आपका 0.0917 है, तो 1 माइनस पी बार कितना हो जाएगा आपका, आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, 1 माइनस 0.0917 करके। ठीक है, ये आसानी से कर लोगे आप। और यहाँ पर ठीक है, तो आपने देखा कि जो स्मॉल एन है वो कितना आ रहा है आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये जो पीछे हमने फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकाले थे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो देखिए यूसीएल की लाइन कहाँ पर दिख रही है, 0.1529 करके ऐसे दिख रही है। ठीक है, जो एलसीएल की लाइन है ये ऐसे दिख रही है। देखिए कभी भी अगर एलसीएल निगेटिव हो जाए तो हम एलसीएल की मिनिमम वैल्यू लेते हैं 0, यहाँ पे जस्ट 0 के थोड़ा सा ऊपर है। ठीक, तो अब ये जो पॉइंट है ये तो अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है आपके, ये क्या है कि ये बाहर जा रहा है। ठीक, क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। और हम इन पॉइंट का नेमिंग भी दे सकते हैं, शायद 5 और आपका कुछ इसी तरह का है 5, 6, 8 समथिंग। ठीक है, 5, 6, 8 पॉइंट जो है वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा आपको कि एनपी और पी चार्ट में आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव को बनाएंगे। ठीक है ना, चार्ट के अंदर, और उधर एनपी वाले में आप सिंपल जो पी बार जो
वैल्यूज आपको डिफेक्टिव दी होंगी उनको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी किसी तरह का एक और प्रॉब्लम है, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव दिया हुआ है पहले से आपको। ठीक है, और ग्रुप साइज भी दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ग्रुप साइज दिया है 2000, और जो है ये एक लार्ज सैंपल है प्रोडक्ट का, इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको सैंपल साइज अगर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए पी ज्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर सैंपल साइज सेम है आपका, ठीक है, तो क्या है कि आप एनपी चार्ट से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो सब ग्रुप का साइज है वो 2000 है, तो एनपी चार्ट ज्यादा इजी होता है। आप फॉर्मूला भी लिख करके देखिए, वो फॉर्मूला भी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, होते दोनों एक ही जैसे हैं कि वो ज्यादा इजी रहता है। तो अब इसको कुछ दिया नहीं है यहाँ पे कि पी से करना है कि एनपी से करना है, तो अगर नहीं दिया है और आपको एक ही डेटा 2000 का दिख रहा है तो आप आसानी से उसको एनपी चार्ट से कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए एनपी चार्ट के लिए क्या होगा, स्मॉल एन आपको पता है 2000, ठीक है, तो 2000 स्मॉल एन हो गया और पी बार आपको पता है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सीएल निकल आएगा। ठीक है, सीएल निकल आया आपका, सीएल की वैल्यू एनपी बार की वैल्यू यहाँ पर यहाँ से रख देंगे। ठीक है, दूसरी बात एनपी बार की वैल्यू अगेन ये रख देंगे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1 माइनस पी बार यानी कि 1 माइनस 0.1537 कर देंगे और आप इसको बस सॉल्व कर लेंगे रूट के अंदर करके। ठीक है, तो ये आपका यूसीएल आ जाएगा, इसी तरह से आपका एलसीएल भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान है, एकदम मस्त आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए गए हैं 234056743 ठीक है, तो क्या है कि आपको जो है इसे बताना है कि ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल होगी कि नहीं होगी। इसमें यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं दे रहा है कि आपको किस चार्ट से सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो देखिए जब आपको डिफेक्ट्स दिया जाएगा तो हमेशा याद रखिए कि आप पी और एनपी चार्ट को यूज नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे, सी चार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, गलती ना करिए आप कभी भी। ठीक, तो आप क्या करेंगे 234056743 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ जाएगा, कितने डिफेक्ट्स हैं सारे सैंपल्स में, तो वो आ जाएगा 36। ठीक है, उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना दिया गया, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.6। अब आप क्या करिए कि आपका सी बार आ गया 3.6, इसका रूट निकाल लीजिए। ठीक है, सी बार की जगह पे सी बार रख दीजिए और वहां पर जो यूसीएल निकालने के लिए करिए कि रूट निकाल करके रख दीजिए सी बार का। ठीक है, तो जैसे ही आप रखेंगे ये 9.2921 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपका जो है एलसीएल जो है वो आ जाएगा 0। अगर देखिए कभी भी अगर एलसीएल वैल्यू निगेटिव जा रही तो कभी भी हम निगेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमेशा कम से कम वैल्यूज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 लिखते हैं। ठीक, तो 0 लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम सारे पॉइंट्स को, जैसे कि 2, 3, 4 आपको दिख भी रहा होगा, मैंने एक्सेल पे ड्रॉ किया हुआ है, 2, 3, 4 सारे पॉइंट ड्रॉ किए हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि यूसीएल और एलसीएल के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि पिछले चार्ट्स में हो रहा था वैसे ही सेम हो रहा है कि अंदर आ रहे हैं। तो क्या होगा कि ये अंडर कंट्रोल हो जाएगा, जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि ऑल पॉइंट्स लाइज इनसाइड देयरफॉर हेंस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। थैंक यू, मुझे लगता है आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आया हो।